नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज मैं 11वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस का अध्याय फर्स्ट शुरू करूंगा। लेकिन बच्चों, इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपको 11वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट बता देता हूं, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको अच्छे से समझ आ जाए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 11वीं क्लास में आपकी दो बुक्स हैं। पहला संविधान के ऊपर और दूसरा राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर। और जैसा कि आप सब लोग जानते भी होंगे कि 2020-21 में सीबीएसई ने काफ़ी सिलेबस इन दोनों ही पुस्तकों में से कम किया है। और मैं आपको वही सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा जो इस साल 11वीं क्लास में आ रहा है। और मैं आने वाली वीडियो में आपको पैटर्न, एग्ज़ाम कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी भी दूंगा। लेकिन पहला मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं जल्द से जल्द आपको हर हफ्ते कम से कम 3 से 4 वीडियो 11वीं क्लास के ऊपर दूं, ताकि आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। मैं आपको अपने नोट्स के माध्यम से समझाऊंगा भी। आपकी कोई पर्सनल रिक्वेस्ट है या किसी भी चीज़ को लेकर कोई समस्या है, आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ पर आप अपनी समस्याओं का समाधान भी ले सकते हैं। नोट्स वगैरह की भी व्यवस्था मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो याद रखिए, हम शुरू करेंगे फर्स्ट बुक से, संविधान की फर्स्ट बुक, कंटेम्प्रेरी कॉन्स्टिट्यूशन करके, या संविधान। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही सूचित कर देता हूँ कि जब हम फर्स्ट बुक पढ़ेंगे और जब हम सेकंड बुक में आएंगे, तो आपको फर्स्ट बुक पे पूरा पूरा फोकस रखना है। क्योंकि जो सेकंड बुक है उसके बहुत सारे टॉपिक या बहुत सारे चैप्टर्स के नाम ऐसे हैं जो फर्स्ट बुक में हम ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण दूँ, जैसे सेकंड बुक में एक चैप्टर का नाम है समानता, इक्वेलिटी, लिबर्टी, स्वतंत्रता, इस टाइप से। तो ये सभी टॉपिक्स हम पहले अध्याय में कंप्लीट कर लेंगे। अगर हम पहली पुस्तक अपनी अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो दूसरी पुस्तक में हमें ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, आप मेरी वीडियो को समय अनुसार फॉलो करते रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हम अपना पहली वीडियो 11वीं के ऊपर और चैप्टर नंबर पहला, संविधान क्यों और कैसे, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा यहाँ आपको मोटिव रहेगा दोनों तरीके से समझाने का। पहला, आपको मैं चाहता हूँ कि आपको नॉलेज भी बने, और दूसरा मैं चाहता हूँ आपका एकेडमिक रूप भी तैयार हो, क्योंकि आपको लिखने के नंबर मिलते हैं वहाँ पर। ठीक है ना, और लिख वो पाता है जिसके पास नॉलेज होगी। ठीक है बच्चों, तो आपको दोनों तरीके से मेरी वीडियोस को समझना है, पहला नॉलेज के तरीके से भी और दूसरा एकेडमिक तरीके से भी। तो आपके सामने नोट्स तो है ही, आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम पर ये नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का हम सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, संविधान क्या है। देखिए, आपने संविधान के बारे में विभिन्न परिभाषाएं पढ़ी होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अच्छी परिभाषा इससे अच्छी कोई नहीं हो सकती जो यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने है। तो संविधान क्या है असल में? देखिए, संविधान नियम व कायदे कानून की वह पुस्तक है जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है। देखिए दोस्तों, दुनिया में लगभग 193 देश हैं और दुनिया का प्रत्येक देश किसी न किसी तरीके से चलता है। ठीक है, और दुनिया में हर देश को चलाने के लिए कुछ नियम और कायदे कानून होते हैं, चाहे वो व्यवस्था लोकतांत्रिक हो, चाहे वो व्यवस्था डिक्टेटरशिप की क्यों ना हो। तो जिस नियमों और कायदे कानूनों से देश चलता है, उसी पुस्तक को या उसी ग्रंथ को हम संविधान का नाम देते हैं। बेसिकली संविधान दो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन ये मैं आपको दो टाइप बताता हूँ। पहला लिखित संविधान, दूसरा ओरल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस तरीके से ये संविधान जो होते हैं दुनिया के प्रत्येक देश में हमें पाया जाता है। अगर मैं आपको भारतीय संविधान की विशेषता बताऊं, तो भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये आपको फैक्ट ध्यान रखने साथ साथ कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान और भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। तो जब हम 1947 से पहले ब्रिटिशों के साथ लड़ाई कर रहे थे या स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो उस समय हमारे नेताओं ने एक प्रण लिया था कि भारत जैसे ही आज़ाद होगा
उस समय आज़ादी के बाद भारत का सबसे पहला कार्य होगा लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाना। जैसे ही हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया, उसके बाद सबसे पहला हमारा कार्य था संविधान का निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, तो संविधान का निर्माण आज़ादी से पहले ही शुरू हो जाता है। और दूसरे क्वेश्चन में मैं आपको यही बताऊंगा। क्वेश्चन है संविधान कैसे बना। देखिए दोस्तों, संविधान कैसे बना कोई छोटा काम नहीं था, काफ़ी एक लंबी प्रक्रिया से संविधान को गुजरना पड़ा। और संविधान का निर्माण अगर मैं आपको समान शब्दों में कहूँ तो संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। देखिए दोस्तों, अधिकतर आप कभी कभी सुनते होंगे कि संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। देखिए, ऐसा पूर्ण सत्य नहीं है, आपको ध्यान रखना होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, यानी जिनको संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी मिली हुई थी। लेकिन आप संक्षेप में कहें तो संविधान का जो निर्माण है वो संविधान सभा ने ही किया था। अब क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा क्या। देखिए दोस्तों कि 1940 के दौरान आपको याद होगा भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। और आपको याद भी होगा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और उस समय से लेकर 1945 तक ब्रिटिश एम्पायर ये समझ चुका था कि भारत में अब हम ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब हम भारत को आज़ादी देकर रहेंगे। उसी के बाद वह चाहते थे कि भारत को हम सीधा आज़ाद ना करते हुए भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करें, ताकि आने वाला भारत का भविष्य अच्छा हो सके। और इसी प्रयास में उन्होंने 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा। मार्च का महीना था 96 में उन्होंने 3 लोगों का एक दल भारत में भेजा ताकि वह संवैधानिक सुधार को कर सके। कैबिनेट मिशन ने क्या किया, भारत में सबसे पहले 1946 में प्रांतीय चुनाव करवाए, जिसमें वोट का अधिकार कुछ खास लोगों को था। उसके बाद प्रांतीय चुनावों के आधार पर ही या सांप्रदायिकता के आधार पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया, जिसमें लगभग बिफोर पार्टीशन से पहले लगभग 389 सदस्य थे। और पार्टीशन के बाद ये संख्या चेंज हो जाएगी, जो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन ने ही संविधान सभा को बनाया था और संविधान सभा ने ही भारतीय संविधान को बनाया था। ठीक है दोस्तों, अभी जितनी भी कहानी चल रही है ये चल रही है संविधान भारत की आज़ादी से पहले। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं और कुछ एक कहानी रूप में भी देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। जी हाँ दोस्तों, संविधान बनना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए लगभग टोटल 166 बैठकें हुई। दिल्ली में पहली बैठक हुई थी। और 9 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने, देश के पहले प्रधानमंत्री ने, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। दोस्तों, ये आपको सभी पॉइंट ध्यान रखने होंगे नोट्स के। उद्देश्य प्रस्ताव से यह अभिप्राय है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य संविधान सभा में स्पष्ट किया था, जो आगे चल के भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार भी बना। इसका उद्देश्य प्रस्ताव पर क्वेश्चन अभी हम आगे डिस्कस विस्तार में करेंगे। उसके बाद संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि अस्थायी अध्यक्ष थे, परमानेंट नहीं। परमानेंट जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो देश के पहले राष्ट्रपति भी थे। उसके बाद संविधान की कुल 166 बैठकें हुई थी और संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। और लगभग काफ़ी बैठकों के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको थोड़ा यहाँ एकेडमिक बताऊँ तो एकेडमिक में कभी भी कोई डिटेल क्वेश्चन यहाँ आता नहीं है कि संविधान कैसे बना। यहाँ जितने भी पॉइंट थे 8 या 9-10 पॉइंट जो थे वो सब फैक्ट है। और मैं आपको सजेशन दूंगा, फैक्ट को आप हमेशा याद करें कि कब चीज़ कौन सी क्या हुई। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि 26 नवंबर को 1949 को संविधान बना है तो आने वाले 20 साल बाद भी ये डेट सेम रहने वाली है, तो फैक्ट में कभी चेंज नहीं होता। तो आप फैक्ट को फैक्ट के तरीके से याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद
हमारा अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन। जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर डिस्कस किया, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था और उसका प्रमुख उद्देश्य था भारत में संविधान सभा का गठन करना। उसके बाद कैबिनेट मिशन पर एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन ने क्या क्या कार्य किए देखते हैं। मिशन ने प्रत्येक प्रांत माने स्टेट में, उस समय 28 या 29 राज्य नहीं होते थे, 6 या 7 प्रांत हुआ करते थे, संयुक्त प्रांत, बम्बई, मद्रास प्रांत, इस टाइप से। उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी। मिशन ने ब्रिटिश प्रांत से 292 सीटें और 93 सीटें आवंटित की। प्रत्येक प्रांत की सीट को 3 प्रमुख समुदाय, मुसलमान, सिख और सामान्य में बांट दिया। ये काम था संविधान सभा का निर्माण इस तरीके से हुआ था कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर। उसके बाद संविधान सभा का प्रारूप। दोस्तों, प्रारूप का मतलब है कि संविधान जो सभा थी उसका ढांचा या उसका नेचर किस टाइप से था। मैं आपको बता दिया था, ये आपको सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 296 ब्रिटिश प्रांतों से थे और 93 सदस्य रियासतों से थे। लेकिन दोस्तों, आपको याद रखना होगा, मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा ने अपना कार्य पार्टीशन से पहले ही शुरू कर दिया था, ठीक है। लेकिन पार्टीशन के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको आप जानते भी होंगे शायद, उन्होंने भारत से अलग पाकिस्तान की मांग करी और वो अपनी पाकिस्तान की मांग में सक्सेस भी हुए, ठीक है, और भारत का विभाजन भी हुआ। लेकिन विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा का जो नेचर था वो हमें परिवर्तित होते मिला। जैसे विभाजन के बाद भारतीय संविधान में कुल 299 सदस्य ही रह गए और जब 26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर हुए तो उस समय 284 सदस्य ही मौजूद थे। ये आपको बात या फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ताकि क्योंकि एग्ज़ाम एमसीक्यू के टाइप पे भी आएगा और एमसीक्यू में इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रारूप समिति। जैसे मैंने आपको बताया था, इसको इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया। प्रारूप का मतलब है कि संविधान का एक ढांचा, क्योंकि संविधान का काम कैसे होता था, जैसे अब हम आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन मैं आपको अभी स्पष्ट कर देता हूँ कि संविधान की जो कार्यशैली थी वाद विवाद की, यानी संविधान सभा में किसी भी टॉपिक पर चर्चा होती थी, वाद विवाद होता था और उसमें वोटिंग होकर वो डिसीजन फाइनल हो जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का काम केवल इतना था कि वो उन सभी विषयों को एक संकलित रूप दिया करते थे और ये जिम्मेदारी उनको ही मिली थी संविधान का ड्राफ्ट बनाने की, ठीक है। यहाँ से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल इतना ही आता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको याद कर लेना, ये भी एक फैक्ट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव पर क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना होती है। 12th क्लास में भी ये क्वेश्चन आता है और क्यों ना इसे हम अभी पढ़ लें। उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने पेश किया और इसका उद्देश्य क्या था, इस टाइप से आपका एक 4 मार्क्स में, 6 मार्क्स में तो चांसेस कम है, लेकिन 4 मार्क्स में इस हिसाब से आपका क्वेश्चन तैयार हो जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को, ध्यान रखना दोस्तों, पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर को हुई थी और उसी के 4 दिन बाद संविधान सभा में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यानी उन्होंने संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट किया। उनमें किन किन पॉइंटों को उन्होंने पॉइंट आउट किया, ये हम देखते हैं। पहला पॉइंट, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा। इनका अभिप्राय ये है कि भारत जो है वो एक स्वतंत्र कंट्री होगा, अब वो किसी के कब्जे में नहीं होगा, ना आंतरिक रूप से ना बाहरी रूप से। संप्रभु का मीनिंग भी यही होता है कि ना वो किसी आंतरिक रूप से और ना किसी बाहरी रूप से वो किसी के दबाव में नहीं है। भारत अपने फैसले के लिए स्वतंत्र है। अगर हम बात करें कि हम 1947 से पहले
स्वतंत्र थे या संप्रभु थे, तो उसका आंसर होगा नहीं। लेकिन जब 1947 में जब हम आज़ाद हो गए तो भारत एक संप्रभु गणराज्य की स्थापना हुई। और ये शब्द, सभी शब्द आगे चल के हमारी प्रस्तावना में भी सम्मिलित किए जाएंगे। उसके बाद भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, यानी इसका अभिप्राय दोस्तों यह है कि भारत के सभी लोग, चाहे उनका रंग, जाति, कलर, जेंडर कुछ भी हो, उनके साथ सामाजिक, आर्थिक रूप से या उन्हें राजनीतिक रूप से न्याय प्राप्त होगा। सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे, किसी भी प्रकार का समाज में विशेष अधिकार नहीं होगा। उसके बाद भारत के सभी लोगों को कानून के समक्ष समानता तथा अवसर की समानता प्राप्त होगी। दोस्तों दोनों ही प्रावधान भारतीय मौलिक अधिकार समानता के अधिकार में भी है। कानून के समक्ष समानता का अभिप्राय है कि भारत के कानून की नज़र में सब एक है, रूल ऑफ लॉ, कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, कानून की नज़र में सब एक है। उसके बाद सभी नागरिकों को, भारत के सभी नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति का मीनिंग होता है अपनी बात को व्यक्त करने का अधिकार, विश्वास, धर्म तथा उपासना की सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। दोस्तों इन पॉइंटों का अर्थ सिर्फ इतना है कि जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत में सभी अधिकार, सभी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार भारत के सभी लोगों को दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है और आप इस तरीके से उसको देख लेना। अब आगे आता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, संविधान की आवश्यकता। एक सेकेंड, देखिए दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी हमने संविधान के बारे में डिस्कस किया कि संविधान कैसे बना, किसने बनाया, कब, क्या, कैसे, वो सारे फैक्ट देखे। लेकिन अब एक मेन क्वेश्चन है कि असल में किसी भी देश को संविधान चाहिए क्यों, या वो क्यों एक ऐसा संविधान का निर्माण करना चाहता है जिससे समाज का विकास हो, या किन किन गोल्स के लिए या उद्देश्यों के लिए संविधान का निर्माण किया गया। अगर मैं आपको यहाँ थोड़ा एकेडमिक बताऊँ तो एकेडमिक में क्वेश्चन कई टाइप से आ सकता है, जैसे हमें संविधान की क्या आवश्यकता है, संविधान के कार्य क्या है, या संविधान का महत्व बताए। देखिए दोस्तों बुक में आपके 4 पॉइंट हैं, मैं आपको 5-6 पॉइंटों के माध्यम से बताने का प्रयास यहाँ पर करूँगा। जिसमें हमारा पहला पॉइंट है, संविधान तालमेल बढ़ाता है। जी हाँ दोस्तों, संविधान का सबसे पहला कार्य होता है कि जो हमारा समाज है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे समाज में विभिन्न धर्म, जाति, लिंग, खान पान, वेशभूषा के हिसाब से बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है। तो कैसे पॉसिबल है कि सभी लोग सब एक साथ रहे। ठीक है, अगर हम देखें दुनिया के अन्य संविधान देखें या देश देखें, जैसे अगर हम बात यूरोप की करें, अगर हम यूरोप में देखेंगे वहाँ के लोगों का कल्चर एक है, धर्म भी लगभग एक ही है और भाषा भी लगभग एक है। लेकिन उन देशों के मुकाबले भारत काफ़ी विविधताओं से भरा हुआ एक देश है। तो संविधान सभा जब बनी तो उनका एक प्रमुख उद्देश्य ये था कि भारत में लोगों में तालमेल यानी आपसी एक बिलीव कैसा बना रहे जिससे लोग आपस में भाईचारे और तालमेल के साथ रहे। तो भारत में इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ ऐसे बुनियादी नियम, बुनियादी यानी दोस्तों बुनियादी का मीनिंग है बेसिक से होता है, जिसका पालन सभी करें और जो सभी के हित में हो, ऐसे नियमों का संकलन दिया। और जिससे हमारे संविधान में आज भी अगर आप देखो 70 साल से हमारा संविधान काफ़ी अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रहा है और आने वाले समय के लिए भी सर्वाइव करेगा। तो संविधान का सबसे प्रथम कार्य होता है सभी लोगों में तालमेल की भावना को पैदा करना और आपसी विश्वास को मजबूत करना। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है निर्णय लेने की शक्तियाँ। देखिए दोस्तों, जैसा कि अभी आप जानते हैं कि जब हमारा संविधान तैयार हुआ था उस समय देश की लगभग जनसंख्या 40 करोड़ थी और आज लगभग 130 से 40 करोड़ के करीब है। यानी मात्र 50 या 60 सालों में भारत की जो जनसंख्या है वो 5 गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी है या 4 गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ऐसे में भारतीय सरकार का गठन कैसे होगा और भारत की जनता के लिए निर्णय कौन लेगा, ये भी प्रावधान हमें संविधान में
मिलता है। संविधान यह तय करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्तियाँ किसके पास होंगी, और संविधान कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का निर्धारण करता है। जैसा कि आप जानते होंगे, लोकतंत्र के या भारतीय संविधान के 3 स्तंभ हैं, और तीनों स्तंभ भारतीय संविधान का आधार भी हैं: कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। देखिए दोस्तों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में एक पूरा लगभग चैप्टर है जो मैं आने वाली वीडियो में डिस्कस आपसे करूंगा, और काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, और उसके साथ साथ एकेडमिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कम से कम इन 3 चैप्टरों से ही लगभग 15 से 20 नंबर का पेपर आपका आ जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। देखिए दोस्तों, संविधान हमें ये भी अधिकार देता है कि जनता में निर्णय कौन लेगा, यानी कि सरकार निर्णय लेगी, लेकिन इसके साथ साथ संविधान यह भी तय करता है कि जो सरकार है, जिसका काम जनता के लिए डिसीजन लेना है, क्या वो अपनी सीमाएं पार ना करे। ठीक है। इसलिए भारत में जब लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया तो संविधान ने हमें इसके साथ साथ कुछ मूल अधिकार दिए, जिसे हम फंडामेंटल राइट के नाम से भी जानते हैं, जो हम अगले अध्याय में डिस्कस करेंगे आपसे। तो संविधान तय करता है कि सरकार अपनी सीमाओं के भीतर कार्य करे और वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग लोगों को परेशान करने के लिए ना करे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट। तो दोस्तों, फंडामेंटल राइट एक ऐसे राइट है जिसका वायलेशन या जिसका उल्लंघन भारतीय सरकार भी नहीं कर सकती, क्योंकि यह अधिकार हमें सीधे संविधान से प्राप्त होते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य है। देखिए दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि हर इंसान अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, लेकिन वो तब कर पाएगा जब समाज का वातावरण अच्छा होगा, सुरक्षित होगा। लेकिन अब समाज का वातावरण सुरक्षित कैसे किया जाए, तो संविधान हमें ऐसे नियम व कायदे कानून या विश्वास दिलाता है कि जिसमें समाज के सभी लोग, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, किसी भी टाइप का वर्ग हो, वो अपनी आकांक्षाओं को पूरा करे, और अपनी आकांक्षा मतलब इच्छाओं को पूरा करे, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकता है। इस टाइप का जो हमें वातावरण है वो हमें संविधान प्राप्त करवाता है। उसके बाद 5वां पॉइंट, राष्ट्र की बुनियादी पहचान। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि दुनिया के प्रत्येक देश में अपना अपना एक संविधान होता है। ठीक है। और संविधान जिस देश का सबसे मजबूत होता है, वो देश भी उतना मजबूत होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण दूँ, दुनिया का सबसे पुराना संविधान अमेरिकी संविधान है। और अब अमेरिका के बारे में आपको परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं कि अमेरिका कितना विकसित देश है, क्योंकि वहाँ के जो नियम, कायदे, कानून थे वो इस हिसाब से तैयार किए गए ताकि वहाँ का समाज प्रेरित हो सके और अपना विकास कर सके। तो इसलिए भारतीय संविधान भी, जो हमारा राष्ट्र है, हमारा नेशन है, हमारा देश है, अपना प्यारा हिंदुस्तान, तो वो सभी लोगों को ऐसे अधिकार देता है कि जिससे लोग अपना अच्छे तरीके से विकास कर सके, और अपने विकास के, व्यक्तिगत विकास के साथ साथ वो देश का विकास भी कर सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब जो बाकी बचा हुआ है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इसी चैप्टर को हम अगली वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप लोगों का। दोस्तों, अगर वीडियो में कोई गलती हुई हो या थोड़ी हकलाहट हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, तो ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आने वाली वीडियो में अपना अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। उम्मीद करूँगा आप सभी लोगों को समझ आया होगा। बस आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं नीचे दे दिया आपको। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड नाइट।